चले ना, कल हम लोगों ने टेबल जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। और टेबल में सबसे पहले जो कंडीशंस हम लोगों ने डिस्कशन करी थी उसमें शायद दो केसेस पढ़ लिया हम लोगों ने ना। एक हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन का केस पढ़ा है विदाउट लोन पेयर, और एक हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन का केस पढ़ा है विदाउट लोन पेयर। ठीक है, और ये दोनों केसेस हमने ओवरऑल नॉर्मल फॉर्म में भी डिस्कस कर लिए थे ऑलरेडी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन दो टेबल के बाद अगला जो टेबल हमें फ्रेम करना है उस टेबल के ऊपर चलते हैं, या जो टेबल आपने कल बना रखा उसी कंटिन्यू करते हैं। वापस से मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार ताकि एंट्रीज हम लोग यहां पर कर सकें। सबसे पहली एंट्री हमारी थी बेटा सीरियल नंबर, उसके बाद एंट्री थी एच, उसके बाद एंट्री थी सिग्मा, उसके बाद एंट्री थी लोन पेयर। ठीक है, यहां पर अपन ले लेते हैं एच, यहां पर ले लेते हैं सिग्मा, यहां पर ले लेते हैं लोन पेयर। उसके बाद आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आ जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बाद जो अगली एंट्री आ जाएगी वो आ जाएगी मॉलिकुलर ज्योमेट्री, मॉलिकुलर ज्योमेट्री के बाद आ जाएगा बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल के बाद आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए इसके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। ये जितनी भी एंट्रीज हैं, दो केसेस हमने कल डिस्कस किए थे, आते हैं थर्ड केस की तरफ। ठीक है, थर्ड केस जो है, आपको सपोज एग्जाम्पल दिया गया, और एग्जाम्पल दिया गया बेटा SnCl2, या फिर एग्जाम्पल आपको दिया गया SO2, या फिर एग्जाम्पल आपको दिया गया ओजोन एटसेट्रा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए। अब इनके अंदर आपको ये सारी एंट्रीज फिल करनी, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, वो सारी बातें हमें डिस्कस करनी है। अब देखो यहाँ पर दो टर्म आ रही है आपके सामने, एक टर्म आ रही है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक टर्म आ रही है मॉलिकुलर ज्योमेट्री, और उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है इस बार। तो पहले अपन इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है और मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं कि उसको कैसे डिफरेंशिएट करा जाता है। तो आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिकुलर ज्योमेट्री में क्या कंडीशन है, आइए उस पर बात करते हैं। ज्योमेट्री जो होती है ना, उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक होता है बेटा मॉलिकुलर ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मॉलिकुलर ज्योमेट्री क्या है और इनको और किस किस नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग लगभग आते ही रहते हैं। सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री नाम से समझ में आता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन्स की ज्योमेट्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। और इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में चाहे बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हो, जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन सबका हम लोग इंक्लूजन करेंगे, सबको इंक्लूड करेंगे, सबको इंक्लूजन होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल आपको दिया गया, और एग्जांपल दिया गया XeF4 है ना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन में से एक है, तो इसीलिए इसको एग्जांपल के फॉर्म में हम ले लेते हैं। XeF4 है बेटा जेनॉन टेट्राफ्लोराइड। मुझे बताइए इसमें जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। क्लियर है सबको? और फ्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं बेटा? है। तो 8 + 4 कितना हो गया? 12, और 12 का हाफ किया तो 6। H का वैल्यू कितना निकल के आएगा? 6। H का वैल्यू 6 निकल के आने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा sp3d2। यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है, इसका मतलब यह हुआ सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 6। और वो 6 पोजीशन का जो अरेंजमेंट बन के आता है स्पेस में ऑटोमेटिकली, उस अरेंजमेंट को स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जेनॉन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 6 पोजीशन तैयार करनी है, जिनमें से 4, 5 और 6 ये पोजीशन तैयार करी। अब मुझे बताइए XeF4 जो आया इसमें पोजीशन तैयार कितनी हुई है बेटा? 6। और साइड एटम कितना है? 4। तो यहां पर साइड एटम आया, साइड एटम आया, साइड एटम आया, साइड एटम आया, और बची हुई 2 जगहों पर कौन आएगा? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को कुछ भी आपको समझना है, वैसे तो सिंपल सी बात है, समझ में आने का लायक इसमें कुछ है नहीं, पर नहीं भी आए तो बेटा किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला जाता है। मतलब अगर H का वैल्यू 2 आएगा तो लीनियर, H का वैल्यू 3 आएगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, H का वैल्यू 4 आएगा तो टेट्राहेड्रल, 5 आएगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 आएगा तो स्क्वायर बाइपिरामिडल, 7 आएगा तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। जो आइडियल कंडीशन अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जैसे इसको समझिएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को हमने क्या बोला? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स में आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर सबको काउंट करना है, क्योंकि बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुझे बताइए क्या ये बॉन्ड पेयर है कि नहीं है बेटा? है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, यहां भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो मुझे इन इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को देखना है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट ऐसा आ रहा है,
एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है, एक ऐसा आ रहा है। क्या ये जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट बन रहा है ये स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा? बन रहा है। तो हमेशा हमेशा अगर H का वैल्यू 6 आया है तो बेटा जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी वो फिक्स्ड है, वो ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा ही बनेगा। क्योंकि वो जो 6 पोजीशन तैयार हुई है उन 6 पोजीशन में या तो 6 के 6 पे एटम आएंगे तो बॉन्ड पेयर होगा 6 की 6 जगह, और अगर बॉन्ड पेयर नहीं होगा तो लोन पेयर होगा। लेकिन मुझे तो सारे इलेक्ट्रॉन काउंट करने ही है, चाहे बॉन्ड पेयर के हो चाहे लोन पेयर के हो, तो हमेशा स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा ही बनेगा, है ना? स्क्वायर बाइपिरामिडल बनेगा ही बनेगा। लेकिन अब देखिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, ये है ट्विस्ट वाली बात, इसमें तो कुछ था ही नहीं है, तो जो हम पढ़ते आ रहे वही है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आप लोग अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ये डेफिनेशन होती है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम है ना उनके अरेंजमेंट को देखना है। यहां इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को देखते हैं और यहां पर एटम्स के अरेंजमेंट को देखते हैं। किसके अरेंजमेंट को? एटम्स। कोई मॉलिक्यूल होगा उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स का अरेंजमेंट कैसा है। जैसे अगर इसी के लिए बात करूं तो बेटा जेनॉन ने जो डायग्राम बना रखा है वो डायग्राम ऐसा है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन है, यहां फ्लोरीन, और यहां पर कौन है बेटा? लोन पेयर, और यहां पर कौन है? लोन पेयर। मुझे यहां पर इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखना है कि एटम्स का। अब मुझे बताओ एटम कौन कौन है इसमें? तो जेनॉन एटम है, फ्लोरीन 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 एटम है, मैंने बना दिया। ये एटम है क्या? नहीं, ये तो लोन पेयर, यहां तो हवा है, कुछ भी नहीं है, क्लाउड है ये तो। यहां पर हवा है, क्लाउड है। तो मुझे बताओ एटम्स का अरेंजमेंट सिर्फ इतना बन रहा है बेटा, और ये जो अरेंजमेंट बन रहा है इस अरेंजमेंट को कहा जाएगा स्क्वायर प्लेनर। ये भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, पर नाम समझ ले। ये कैसा बन रहा है? स्क्वायर प्लेनर। इसमें स्क्वायर से बाहर और अंदर वाला कोई एटम है ही नहीं। तो आप देखो इसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज में दो तरह की ज्योमेट्रीज आएंगी। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री पूछा गया तो आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अगर इसी के लिए मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछा गया तो आपको सिर्फ एटम्स के अरेंजमेंट को देखना है, सिर्फ एटम्स के अरेंजमेंट को देखना है। और एटम्स का जो अरेंजमेंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर एक प्लेन पर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। तो ये फर्क होता है दोनों में। तो एक काम करें, सबसे पहले ये जो ज्योमेट्री वाला पॉइंट आपको बताया गया है, इस ज्योमेट्री वाले पॉइंट को कहीं भी अलग से आप, है ना, मार्जिन वार्जिन में, कॉलम वगैरह में, जहां भी स्पेस हो वहां पर लिख लें कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का क्या फर्क होता है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का क्या फर्क होता है, क्योंकि इसी को अब हमें यूज करना है तो बहुत बार ये चीजें रिपीट होंगी। तो सबसे बेसिक चीज दिमाग में रखें, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट को देखना है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में एटम्स के अरेंजमेंट को देखना है। अभी रुकेगा बेटा थोड़ी देर। जब तक टॉपिक खत्म ना हो जाए तब तक कोई सवाल मत लाएगा रूमन में। जब ये टॉपिक खत्म होकर अगला हेडिंग डाल देंगे ना तब फिर पूछा करो। तुम्हारे जो सवाल है ये कई सालों से किसी ना किसी ने पूछ रखा होगा, सब बताएंगे, चिंता ना करें। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोगों ने बात करा बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बारे में। अब ध्यान सुनना, ये जो दो केसेस आपके सामने लिखे गए हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को और किन किन नामों से एग्जाम में पूछा जा सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा एग्जाम में कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, XeF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो आंसर क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। ठीक है ना। इसी को ऐसा पूछ सकता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन XeF4, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल। इसको पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, इसको पूछ सकता है इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या है, इसको पूछ सकता है, ये सारी चीजें। तो मतलब आपसे पूछा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या है। ऐसा कुछ भी नाम आया कि XeF4 में इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक शेप, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, मतलब नाम के साथ इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिखा हो, तो आपको समझ जाना है
कि यहां पर आपको किसके बारे में पूछा गया बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में या फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। और उस अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन में कौन से इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे, केवल बॉन्ड पेयर, केवल लोन पेयर, या दोनों काउंट होंगे बेटा, दोनों काउंट होंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो दोनों है, बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी। अब आइए सुनिएगा, एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो आपको क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम में पूछा जाएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, तो भी आपको क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। और क्या पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, या पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या है। तो इन सब में आपको क्या लिखना होगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ध्यान से देख लें, जब नाम से पहले मॉलिक्यूलर शब्द आ जाए, मॉलिक्यूलर शब्द आ जाए, मॉलिक्यूलर शब्द आ जाए, या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल शब्द आ जाए, तो इसका मतलब है आपको क्या बताना है बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं इसका नाम क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये नाम है चैप्टर का, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो आपसे अगर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पूछा गया, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट बोला गया, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोला, ये सब आ गया। तो बेटा अगर नाम में इलेक्ट्रॉनिक शब्द मेंशन्ड है ना, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप, अरेंजमेंट कुछ भी पूछे, जैसे यहां पर मॉलिक्यूलर शेप पूछ ले, बात एक ही है। नाम में अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखा है, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर, शेप, ज्योमेट्री जो भी है, अगर इलेक्ट्रॉनिक लिखा है उसके साथ तो ये आंसर होगा, मॉलिक्यूलर लिखा है तो ये आंसर होगा। अब एक सवाल ये बनता है कि सर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द लगा के पूछा, वो आंसर देंगे, मॉलिक्यूलर शब्द लगा के दे दिया, ये आंसर देंगे। अब मान लो एग्जाम में ना इलेक्ट्रॉनिक दिया ना मॉलिक्यूलर दिया, सिर्फ पूछा व्हाट इज द ज्योमेट्री, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, व्हाट इज द अरेंजमेंट, व्हाट इज द शेप, आपको ना इलेक्ट्रॉनिक लगा के दिया ना ही मॉलिक्यूलर लगा के दिया, तो उस केस में आंसर क्या होगा, तो उस केस में आंसर यही होगा, मॉलिक्यूलर वाला। अगर आपसे पूछा गया, ध्यान सुनते जाना, कि XeF4 की ज्योमेट्री क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले तो ऑक्टाहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोले तो स्क्वायर प्लेनर, और पूछे कि XeF4 की ज्योमेट्री क्या है, ना इलेक्ट्रॉनिक ना मॉलिक्यूलर, तो आंसर कौन सा दोगे, मॉलिक्यूलर वाला। क्योंकि ये जो है ना, ये क्लाउड है बेटा, क्लाउड के अरेंजमेंट को अपन इंक्लूड नहीं करते अनटिल एंड अनलेस इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिख के दिया हो। तो जब भी सिर्फ स्ट्रक्चर, सिर्फ अरेंजमेंट, शेप या सिर्फ ज्योमेट्री पूछा गया हो और उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक या मॉलिक्यूलर ना हो, सिर्फ ये नाम दिए गए हो, तो आपको आंसर में क्या देना है बेटा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आंसर में देना है। इसका मतलब है सिर्फ एटम्स के अरेंजमेंट को आपको आंसर में देना होगा। मैं क्वेश्चन पूछते जा रहा हूं, आप आंसर देंगे। XeF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए, XeF4 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, अरे इलेक्ट्रॉनिक शब्द लिखा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा। इलेक्ट्रॉनिक शेप, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर शेप, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स मतलब वही मॉलिक्यूल वाली बात होगी, ठीक है। इसके अलावा पूछा XeF4 की ज्योमेट्री, शेप, अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये डिफरेंस है बेटा दोनों के अंदर। आइए अब इस पे आगे बढ़ते हैं, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। आइए इधर देखिए, सबसे पहले आपको एग्जांपल दिया गया SnCl2 SO2O3, इनमें से फॉर एग्जांपल हम लोग जो एग्जांपल यहां पर कंसीडर कर लेते हैं वो ले लेते हैं SnCl2, ठीक है। अब मुझे बताइए इन सब में सेंट्रल एटम एक है या एक से ज्यादा बेटा? एक है, यहां भी एक है, यहां भी एक है, और इसमें भी 3 ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और 2 ऑक्सीजन साइड एटम होंगे, ठीक है ना। अगर सेंट्रल एटम एक है तो क्या मैं हाफ B प्लस M माइनस C प्लस A लगा सकता हूं कि नहीं लगा सकता हूं? लगा सकता हूं। चलिए SnCl2 से स्टार्ट करते हैं। Sn बताइए कौन से ग्रुप का मेंबर है? कार्बन फैमिली, ग्रुप 14। तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। क्या क्लोरीन मोनोवैलेंट है कि नहीं है बेटा? है। 4 + 2 6, और 6 का हाफ किया 3, तो H का वैल्यू कितना आ गया? 3। 3 का मतलब है सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। साइड एटम कितने हैं? तो 2 साइड एटम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक जो पोजीशन बच रही है वहां पर कौन आएगा? लोन पेयर। 3 पोजीशन तैयार हुई, साइड एटम केवल 2 आए, तो 2 साइड एटम का मतलब है 3 पोजीशन जो तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। 3 पोजीशन जो तैयार होगी वो कैसे तैयार होगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर में सेंट्रल एटम जो Sn है ना, उसने अपने आसपास 3 पोजीशन ऐसी तैयार कर ली,
और 3 पोजीशन तैयार करी, साइड एटम कितना है Cl और Cl, अब एक जगह बच रही, वहां पर कौन आएगा, लोन पेयर। अब आगे कंडीशन समझे, जब भी H का वैल्यू 3 होगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा, sp2, और sp2 की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री मतलब आइडियल ज्योमेट्री, कुछ भी मत सोचो उसके अलावा, वो क्या होगी बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 आया मतलब ट्राइगोनल प्लेनर लिखना ही है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में। यहां पर सेंट्रल एटम ए होगा और उसने अपने आजू बाजू में 3 पोजीशन तैयार करी होंगी कुछ इस तरह से, और आइडियली इसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120 डिग्री ईच, ठीक। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या यहां पर पहली बार लोन पेयर आया कि नहीं आया बेटा, आया। अब लोन पेयर आया तो ध्यान सुनिएगा क्या चेंज आएंगे, लोन पेयर आया मतलब ये और ये डिफरेंट हो जाएंगे। अब ध्यान सुनना, मुझे बताइए यहां पर कौन बैठा हुआ है, Sn, यहां पर कौन आया Cl, यहां कौन आया Cl, यहां कौन आया लोन पेयर। 3 टाइप के रिपल्शन पढ़े थे अपन ने, लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। इसमें कितने टाइप के रिपल्शन है, कौन कौन से, एक तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, भाई ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। तो यहाँ 2 टाइप के रिपल्शन लग रहे हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड। दोनों में से ताकतवर कौन है, बॉन्ड पेयर वाला कि लोन पेयर वाला। जो ताकतवर है वो अपनी चलाएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक ताकतवर और एक कमजोर। ताकतवर हमेशा चलाता है, कमजोर हमेशा दबके रहता है जीवन भर, ठीक है। तो आप एक बात समझो, ये इसमें से जो ताकतवर है कौन है, वो ये बैठा हुआ है, और जो ताकतवर है वो अपनी चलाएगा, और कमजोर को ही एडजस्ट करना पड़ता है एंड में। दुनिया में हमेशा जो एडजस्ट करता है वो कौन होता है, कमजोर। अब एक बात बताओ, इसका आइडियली एंगल कितने का होना था, 120 120 120। यहां पर ताकतवर बैठ गया, यहां पर भी रिपल्शन है, यहां भी रिपल्शन है, यहां भी रिपल्शन, लेकिन ये पावरफुल है तो ये अपनी चलाएगा, और एडजस्ट किसको होना पड़ेगा, कमजोर वालों को। तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना भाई, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो मुझे बताइए ब्लैक वाले जो ऑर्बिटल है या बॉन्ड है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे कि नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे। अच्छा, ये एंगल पहले कितने का होना था, 120। क्या ये एंगल 120 है, या 120 से ज्यादा हुआ, या 120 से कम हुआ, 120 से कम हुआ। सुनते जाना, अभी लिखने मत करो, है ना, इधर ध्यान दो, तो इसी में निपटा के फेंक देगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। यहां पर ये एंगल कितना हो गया, 120 से कम हो गया। अब मुझे बताइए, आपसे पूछा गया इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में क्या दिखता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम की अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया यहां भी इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है, पर है तो इलेक्ट्रॉन ही, यहां भी बॉन्ड पेयर। क्या ये अभी भी ट्राइगोनल प्लेनर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। यहां पर कौन बैठा हुआ है, Sn, यहां कौन बैठा है, Cl, यहां कौन बैठा है, Cl, यहां कोई एटम है क्या, नहीं, हटा दो। क्योंकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में किसका अरेंजमेंट देखते हैं, एटम्स का। यहां एटम है, यहां एटम है, यहां एटम है, यहां तो क्लाउड है, हवा है। अब मुझे बताओ, ये जो अरेंजमेंट बन रहा है, क्या ये वी शेप है, क्या ये एंगल जैसा शेप है, और क्या ये स्ट्रेट शेप है कि बेंड शेप है, बेटा बेंड शेप। तो बेटा यहां पर जो ज्योमेट्री बन के आ रही, ध्यान सुनना, Sn ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 3 पोजीशन तैयार करी, 3 में से 2 पोजीशन में आ गया Cl, और 1 पोजीशन पे कौन आया, लोन पेयर। बेटा ये लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा, रिपेल करेगा, मतलब यहां पर ये रिपल्शन लगाएगा नीचे की तरफ, यहां ये रिपल्शन लगाएगा नीचे की तरफ। इस रिपल्शन को बोलेंगे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां भी वही लग रहा है, लिख नहीं रहा हूं वापस से। और उसकी वजह से ये जो एंगल है ये 120 हो जाएगा या लेस देन 120 हो जाएगा, लेस देन 120 डिग्री। और अभी हम SnCl2 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल अब 120 नहीं होगा, बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। सुनते जाना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। ये रिपल्शन लगा, ध्यान सुनो, ये वाला एंगल क्या हो गया बेटा, लेस देन 120। क्या मुझे बताइए इसमें ये वाला एंगल कितने का होगा, बोलो कितने का होगा, और ये तो बताइए यहां पर 120 से कम के कितने एंगल है, और मोर देन 120 0। वहां कोई एटम है ही नहीं, एंगल निकालने के लिए एटम चाहिए। ये 120 से ज्यादा मत करके आ जाना, यहां हवा है, कुछ नहीं है यहां। क्या बात समझ में आ रही, तो सर फिर हम तो ऐसा बोल सकते कि ये लेस देन 120 और एक एंगल तो मोर देन 120 है, नहीं, एंगल हमेशा कम वाला लेते हैं। कौन सा काउंट होगा, क्योंकि कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। आपने sp हाइब्रिडेशन पढ़ा था, सबसे बड़ा एंगल 180 था, फिर उसके बाद एंगल कम ही हुआ है, 120 109.5 72 90 90, ये
कभी भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। जब भी ऐसी बात आए ना कि एक बड़ा एंगल एक छोटा एंगल, हमेशा इंटीरियर एंगल लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे, बात ध्यान रखना। तो मुझे बताइए इसमें 120 डिग्री के कितने एंगल अभी फिलहाल में SnCl2 की बात चल रही है, 120 के कितने एंगल, 120 के कितने एंगल, 0। कहां है 120 का एंगल, कहां है 120 का? अरे भैया ये आइडियल होता तो 120 होता। SnCl2 में या SN या Cl या Cl लोन पेयर ने मारा धक्का, ये एंगल कितने का हो गया, 120 से कम हो गया। यहाँ कोई एंगल है ही नहीं, बताओ 120 के कहाँ एंगल नहीं है, 120 का एंगल 0, लेस देन 120 का एंगल 1, मोर देन 120 का 0। क्या बात समझ में आ रही है? ज्योमेट्री का नाम क्या हो गया, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। पहले वो भी लिख देता हूं मैं। तो इसकी ज्योमेट्री का नाम बनेगा वी शेप या फिर बेंड शेप और या फिर एंगुलर शेप, ये नाम बनेगा बेटा इसका। और सुनिएगा ध्यान से, मुझे बताइए जो SnCl2 बन रहा है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है, बताइए। प्लेनर। अरे भैया जब पेरेंट मॉलिक्यूल ही प्लेनर है तो उससे जो आगे बनेंगे वो तो प्लेनर ही बनेंगे, ये तो बात पक्की होनी चाहिए। तो ये कैसा होगा, प्लेनर। क्या ये सारे एटम एक प्लेन पे है कि नहीं है? अगर ये प्लेनर तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 1 2 3। तो मुझे बताइए SnCl2 की बात करेंगे तो SnCl2 प्लेनर या नॉन प्लेनर, तो प्लेनर। और आपसे पूछेगा अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, आंसर विल बी 3। अच्छा फिर एक क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ 120 डिग्री, बताइए। हाँ आंसर क्या आएगा, 0। पूछेगा हाउ मेनी एंगल्स ऑफ लेस देन 120 डिग्री, 1। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? फटाफट इसको नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो ये 3D में स्ट्रक्चर्स को इमेजिन करना समझ लीजिए, रिपल्शन समझ लीजिए, वरना ये टेबल याद करना पड़ेगा। और इसीलिए आपको अगर 3D में अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम में खुद भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा। चले बेटा ना, अब आगे बढ़ते हैं इसकी एंट्रीज में। सेकंड नंबर का केस देखिएगा आपके सामने जो लिखा हुआ है। देखो एक बात समझो, अभी अपन ने जो 1 2 3 केस पढ़े ना उसके बारे में एक बात और बताता हूं आपको, उसको समझिएगा बेटा। जैसे ये 3rd नंबर का केस है, इसको एग्जाम में पूछने का एक और तरीका होगा, ध्यान सुनना। इसको ऐसे लिखोगे आप, AB2L1। क्या लिखोगे इसको, AB2L1 है ना, यहीं पे लिखेंगे इसके नीचे, इसके नीचे AB2L1। AB2L1 कहने का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर 2 तो क्या है बेटा, बॉन्ड पेयर, और एक क्या है बेटा, लोन पेयर। तो ये अगर एग्जाम में कभी भी ऐसा लिख के आ गया, ध्यान से देखिएगा ना, एग्जाम में कभी भी ऐसा लिख के आ गया कि AB2L0 है, क्या लिखा हुआ आ गया, AB2L0 है। इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर कितना है, 0। इसका मतलब H का वैल्यू कितना आएगा, 2, और H का वैल्यू 2 मतलब sp, और sp में लोन पेयर नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। अगर कभी लिख के दे दिया AB3L0, इसका मतलब क्या कहना चाहता है, बॉन्ड पेयर कितने बेटा, 3, लोन पेयर कितने बेटा, 0, और इसका मतलब H का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2, और लोन पेयर है या विदाउट लोन पेयर है, विदाउट लोन पेयर है। ये अपना केस नंबर 1 है, AB2L0। कल जो हमने 1 नंबर लिखा था उसके नीचे लिख लेंगे AB2L0, सेकंड नंबर जो था उसके नीचे लिखेंगे AB3L0, और अभी जो 3rd नंबर लिखा उसके नीचे आ जाएगा AB2L1। AB2L1 H वाले कॉलम में लिखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरह से भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम में कभी ऐसा दिया गया आपको AB3L2, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 3 तो बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, मतलब 3 + 2 5, 5 का मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है विद 2 लोन पेयर वाला केस। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले केस को देखिए,
यहां पर जो मैंने केस अभी आपके सामने लिखा है वो केस क्या है बेटा, AB4L0, AB4L0, मतलब यहां पर 4 + 0 4, 4 + 0 4, 4 मतलब sp3 हाइब्रिडेशन की बात हो रही है, और लोन पेयर क्या रखा है बेटा 0, मतलब ये आइडियल कंडीशन देख रहे हो आप। एग्जाम के फॉर्म में समझिए, आपको सपोज एग्जाम में CH4 बोला, CCl4 बोला, ये दोनों एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमने नीड ऑफ हाइब्रिडेशन में पढ़ा था, और ये मैंने जब आइडियल कंडीशन sp3 की पढ़ाई थी आपको तब पढ़ाया था, तो मैं इन दोनों को नहीं ले रहा हूं, मैं एग्जांपल के फॉर्म में किसको ले रहा हूं इस बार, NH4+ को, क्योंकि चार्ज वाली कहानी भी तो हमको समझनी है। तो आइए चार्ज वाले केस को समझते पहले मुझे बताइए, कल हमने चार्ज के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था कि चार्ज जब आएगा तो सेंट्रल एटम पे आएगा कि साइड एटम पे आएगा कि ऑक्सीजन पे आएगा कि ऑक्सी एनायन में कहां आएगा कि कहां नहीं आएगा, ये सारी बातें हमें याद आनी चाहिए। मुझे बताइए सॉल्व करने के कितने तरीके, दो, एक तो सिग्मा प्लस लोन पेयर और एक हाफ B + M - C + A। जब भी चार्ज वाला केस आता है ना तो हाफ B + M - C + A लगाइए, आपको उसमें वो चार्ज इधर रखना है कि उधर रखना है वो लफड़ा नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए पहले H = हाफ, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, क्या हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला है या नहीं है बेटा, है, कितने एटम है, 4, तो 5 + 4, और पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज सब्ट्रैक्ट होगा, क्यों सब्ट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन आया कि गया, गया, कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1, तो हटा दो उसको। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या H का वैल्यू 4 आ जाएगा, और H का वैल्यू 4 आने का मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, sp3, और सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4, क्या साइड एटम भी आए 4, मतलब लोन पेयर 0, ये समझ में आ गया हमें। अब इसी को सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर से सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे बताइए। नाइट्रोजन, उसके लिए स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा आपको, रैंडम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, अभी चार्ज है या नहीं है, तो पहले तो ये डिसाइड करना है कि चार्ज सेंट्रल पे लेना है या साइड पे लेना है। मुझे बताइए ऑक्सी एनायन होता तो चार्ज किस पे आता, ऑक्सीजन, वो भी 1 - की 2 - 1 - एक ऑक्सीजन पे एक ही माइनस आएगा, ठीक है ना, ध्यान सुनना। यहां पर मुझे बताइए चार्ज किसके ऊपर आएगा, सेंट्रल पे, क्योंकि ये ऑक्सी एनायन नहीं है, सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पे मैंने क्या लगा दिया, प्लस। अच्छा नाइट्रोजन पे जैसे ही, बहुत ध्यान समझना इस बात को है ना, अभी नाइट्रोजन पे जैसे ही प्लस लगाया, प्लस लगाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया कि गया, गया, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन है, 4, हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। इस तरह से चार्ज के केसेस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सेंट्रल एटम पे चार्ज आ रहा है तो प्लस आए चाहे माइनस आए, जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन हटा देना है, जितना माइनस है उतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना है, ठीक है। आइए अब इसको हम लोग यहां पर लिखते हैं। हमने इसका हाइब्रिडेशन निकालना सीखा, NH4+ का हाइब्रिडेशन निकलेगा तो इसमें बेटा 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 0 क्या आएंगे बेटा, लोन पेयर, 4 + 0 मतलब AB4L0, H का वैल्यू कितना आ गया, 4, H का वैल्यू 4 आया मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा बेटा, sp3, और sp3 की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है बेटा, टेट्राहेड्रल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इसको और क्या नाम दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के अलावा क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक शेप, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये सारे नाम आ गए तो आंसर अभी भी क्या होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। अच्छा मुझे बताइए यहां पर लोन पेयर है कि नहीं है बेटा, अरे है कि नहीं है, नहीं है, और लोन पेयर होता तो कुछ चेंज आता, लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। याद करिए टेट्राहेड्रल की कहानी, ये बनता है टेट्राहेड्रल। क्या ये टेट्राहेड्रल हर तरफ से सेम था कि नहीं था बेटा, था, तो ये टेट्राहेड्रल है। अच्छा मुझे बताइए अभी इसमें चारों एटम ने एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई करी होगी कि नहीं करी होगी बेटा, करी होगी, 4 पोजीशन तैयार हुई, साइड एटम 4 हैं हर जगह, तो हर साइड एटम एक 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 पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर के लिए जगह नहीं है। अच्छा इसके सारे एंगल बराबर होते कि नहीं होते, होते, आइडियली सारे एंगल कितने के होंगे, 109.5 डिग्री के, कितने एंगल होते, 6। आपको पहले भी बोला था बोर्ड पे आपको दिखेंगे 4 और होते कितने हैं, 6, काउंट करेंगे वापस से, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमने लिखा 109.5 डिग्री के कितने एंगल है बेटा, 6। अच्छा ये स्ट्रक्चर प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा, नॉन प्लेनर, कितने लेवल है इसमें, 3, तो सारे एक ही प्लेन पे नहीं है, तो ये क्या बनेगा बेटा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर तो भी आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन कितने हैं, तो आंसर विल बी 3, ये 3 प्लेन पे, या सामने से देखोगे
तो ये और ये भी किस पे दिखेंगे बेटा, सेम प्लेन पर दिखेंगे। तो आइए हम लोग अगर NH4+ के रिस्पेक्ट में बात करें तो पहले तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा बेटा, नॉन प्लेनर। और अगली बात पूछी जा सकती है आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर कितना आएगा बेटा 3। नोट डाउन करिए इसे। दिस वाज द आइडियल कंडीशन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें लोन पेयर आने से क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या डिस्टॉर्शंस आएंगे, उसे हमें समझना है। कर लिया नोट डाउन सबने, ये फटाफट लिख लें। पेन वेन लेके बैठे ताकि आपको है ना 3D में खुद भी अरेंजमेंट समझना है। ये सारे अरेंजमेंट एक बार समझ लोगे, चीजों को रिपल्शन कैसे क्या लगाना है वो समझ लोगे, तो आगे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। क्योंकि ये सब चीजें आगे डाइपोल मूवमेंट बॉन्ड एंगल जो सब पढ़ेंगे तब भी ये सारी बातें काम आएगी। रिपल्शन लगा तो एंगल बढ़ गया कि कम हो गया, कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले केस की तरफ। तो अगला केस जो आता है इसके अंदर उस पर बढ़ते हैं। वापस से मैं यहाँ पर एंट्रीज जो है बस मैं अब यहाँ पर कॉलम्स बना दे रहा हूँ। सीरियल नंबर, H, सिग्मा, लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और एग्जांपल, ठीक है। आइए यहां पर स्टार्ट करेंगे। केस नंबर जो अब हम पढ़ रहे हैं वो केस नंबर कौन सा बेटा, 5। एग्जांपल से शुरू करेंगे कि क्या क्या एग्जांपल आ सकते हैं। 2 केसेस पढ़ेंगे, केस नंबर 5 और केस नंबर 6। सबसे पहले एग्जांपल आपको दिया गया और वो एग्जांपल है सपोज NH3, या वो एग्जांपल है बेटा PF3, या वो एग्जांपल है बेटा PCl3 एटसेट्रा। मान लीजिए ऐसा कुछ एग्जांपल आपके सामने आ गया। अब ये जो एग्जांपल आपके सामने आया है इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, आप है ना इक्विलिब्रियम में हाइड्रोनियम आयन पढ़ते हैं तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। अब जरा इन सबको देखिएगा, यहां पर इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, शेप ज्योमेट्री जो भी है। और ये सेकंड नंबर पे जब हम बात करेंगे तो हम यहाँ लेंगे वाटर या NH2 माइनस, ठीक है, या OF2 या OCl2, इस तरह का कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले रहे होंगे। अब जरा ध्यान सुनना और ध्यान समझना बेटे। सबसे पहले NH3 को एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम लोग। यहां पर एग्जांपल के फॉर्म में किसको लेंगे, NH3, और यहां पर किसको लेंगे, H2O, क्योंकि ये 2 एग्जांपल NCERT में पर्टिकुलरली मेंशन्ड हैं, अमोनिया और वाटर, और इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए इन दोनों को एग्जांपल के फॉर्म में ले रहे हैं। बाकियों के लिए भी कैलकुलेशन करेंगे। क्या नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सेम ग्रुप के मेंबर है या नहीं बेटा, है। कौन सा ग्रुप नंबर है इसका, 15। तो इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। हाइड्रोजन मोनोवैलेंट साइड एटम, फ्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम, क्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम। कितने मोनोवैलेंट साइड एटम आ रहे, 3। तो 5 + 3 कितना हो गया, 8। 8 का हाफ किया कितना आएगा, 4। तो बेटा इन सब के लिए H का वैल्यू कितना आ रहा है, 4। H का वैल्यू 4 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3, ठीक है। अब मुझे बताओ सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4। साइड एटम कितने आ रहे, 3। इसका मतलब है 3 साइड एटम 3 पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। एक पोजीशन पे कौन आएगा, लोन पे। क्या आप इसका टाइप बता सकते हो, क्या ये AB3L1 टाइप का केस होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितना लोन पेयर लाना है, एक लोन पेयर लाना है। अब मुझे बताओ आइडियली sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, आइडियली sp3 की ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए बेटा, टेट्राहेड्रल। अब यहां पर मैं टेट्राहेड्रल बनाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रीवियस स्लाइड में टेट्राहेड्रल बना लिया और ये उसी के नीचे के केस है, तो आप उसमें ऑटोमेटिकली देख सकते हैं ना, तो कॉमन कर देंगे इसको। अब बताओ यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ने अपने आसपास, क्योंकि यहां पर लोन पेयर है तो शेप चेंज होने वाला है, तो लोन पेयर नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4। 4 में से साइड एटम कितने पे आए, 3। तो मान लो मैंने यहां साइड एटम रखा, यहां साइड एटम रखा, यहां साइड एटम रखा, और यहां पर क्या रख दिया बेटा, लोन पेयर। अब जरा ध्यान से सुनना, पोजीशन तैयार हुई 4, ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में। 3D में इमेजिन करते जाइएगा। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की पोजीशन तैयार करी 4, और बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम कितने आए, 3। तो एक साइड एटम, दूसरा साइड एटम, तीसरा साइड एटम यहां लग गया। ये बची हुई जगह पे कौन आ गया, लोन पेयर। क्या जरूरी था कि लोन पेयर यहीं लगाते या कहीं भी लगा सकते थे, सोचो जरा, क्यों कहीं भी लगा सकते थे, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। तो वो आप यहां, आप बोलो सर यहां लगा, तो कोई बात नहीं, यहां लगा दो, वो वापस घूम के यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोन पेयर जहां चाहो
वहां लगा दो, बनेगा ये अपने को समझाने में यहां से आसान पड़ता है, इसलिए अपन यहां मान लेते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ आइडियली ये एंगल, सारे एंगल कितने के होने चाहिए थे? 109.5। अच्छा मुझे बताओ यहां पर कितने, तीन टाइप के रिपल्शन होते हैं, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इस डायग्राम को देख के बताओ कितने टाइप के रिपल्शन है? दो। कौन कौन से? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दोनों में से पावरफुल कौन है? लोन पेयर वाला। कौन है? जो मजबूत है वो अपनी चलाएगा, वो कमजोर को हमेशा एडजस्ट करना पड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर क्या होगा कि ये लोन पेयर यहां पर लगाएगा रिपल्शन, और ये रिपल्शन क्या कहलाएगा बेटा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। जरा यहां पर देखिएगा, पहले 3D में समझिएगा इसको। ये आ गया लोन पेयर, ध्यान सुनना। ये लोन पेयर, इस बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर में भी, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन है। लेकिन ये पावरफुल है, ये अपनी चलाएगा और इन सबको धक्का देगा और इनको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अभी वैसे ही एंगल कितने के थे? 109.5। जब इसने धक्का दिया तो ये ऊपर उठेगा कि नीचे जाएगा? ये नीचे गया, ये भी नीचे गया, ये भी नीचे गया। बताइए एंगल 109.5 से बढ़ गए कि कम हो गए? कम हो गए। तो पहली बात, एंगल यहां पर क्या आएगा बेटा? लेस देन 109.5 डिग्री। समझते जाइए ना, लिखने से ज्यादा पहले समझने पे ध्यान दीजिएगा। 109.5। अब मुझे बताइए अगर ये एंगल लेस देन 109.5 हो गए, ये एंगल पहले कितने के थे? 109.5। ये 109.5 से कम हुआ तो क्या ये 109.5 से ज्यादा हो गया? वहां तो कुछ है ही नहीं, हवा है वहां। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है यहां पर एंगल जो भी आएगा वो कितने का आएगा? लेस देन 109.5 का आएगा। मोर देन 109.5 का कोई भी एंगल नहीं। अच्छा कितने एंगल है लेस देन 109.5 का? 3। एक। क्या बात समझ में आ रही है? 3 एंगल। अच्छा इसके बाद मुझे एक बात बताइएगा, ये जो स्ट्रक्चर है, अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में किसका अरेंजमेंट देखते हैं? किसका अरेंजमेंट देखते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। क्या यहां पर इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड पेयर। यहां पर क्या है? बॉन्ड पेयर। यहां क्या है? बॉन्ड पेयर। यहां क्या है? ये भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन 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 का अरेंजमेंट क्या अभी भी टेट्राहेड्रल है या नहीं है? है। लेकिन अब हमें कौन सी ज्योमेट्री देखनी है? मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट या एटम्स का अरेंजमेंट? एटम कहां कहां? यहां पर कौन है? कौन है? यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कौन है? हाइड्रोजन। यहां कोई नहीं है। क्या ये प्लेनर, ये पिरामिडल दिख रहा है क्या? यहाँ एक कॉपी रख दो तो क्या एक पिरामिड बनता हुआ दिख रहा है? तो इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है बेटा पिरामिडल। कई बार ट्राइगोनल पिरामिडल भी बोल देते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसको क्या बोला जाता है बेटा? पिरामिडल स्ट्रक्चर बोला जाएगा। और इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा लेस देन 109.5। अगली बात बताइए मुझे, प्लेनर और नॉन प्लेनर के रिस्पेक्ट में बताइए, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? क्या है ये भैया? ये एटम, ये एटम, ये एटम को अगर ऐसे आपने कॉपी रखी तो प्लेन पे आएंगे कि नहीं आएंगे? तो प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। क्यों? सेंट्रल एटम इस प्लेन पे नहीं आ रहा। सेंट्रल एटम का तो लेवल ही अलग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है बेटा? नॉन प्लेनर। अगला क्वेश्चन, चाहे प्लेनर हो चाहे नॉन प्लेनर हो, जरूर पूछेगा, वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। क्या 3 होंगे? हाँ होंगे। ये 3 एटम एक प्लेन पर आ रहे हैं, इससे ज्यादा एटम कभी भी प्लेन पे नहीं आएंगे, क्योंकि चौथा भी प्लेन पे आ जाता तो फिर तो प्लेनर ही हो जाता। तो ये इसकी कंडीशन बन रही है। अब एक बात और सुनने ध्यान से, एंगल की बात करी हमने, एंगल लेस देन 109.5 आ गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर समझनी है, वो ये कि मैंने आपको बोला 2 एग्जांपल एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और वो 2 एग्जांपल कौन से? एक तो अमोनिया और एक वाटर। इनके एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स भी आपको याद करने हैं। क्या याद करने हैं? एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल्स। और अमोनिया का जो एग्जैक्ट बॉन्ड एंगल है वो है 107 डिग्री। कितना है? 107 डिग्री। एक ये ध्यान सुनना मेरी बात, अगर यहां NH3 के बदले में PF3 ले लूंगा तो एंगल अभी भी लेस देन 109.5 आएगा, लेकिन वो 107 नहीं होगा। मैंने PCl3 लिया तो लेस देन 109.5 सारे होंगे, लेकिन हर का एंगल 107 नहीं आएगा। अमोनिया का एंगल कितना है? 107। क्या ये लेस देन 109.5 है या नहीं है? है। पर अमोनिया का 107 है, बाकी सबका 107 हो ये गारंटी नहीं है। हाँ 109.5 से कम जरूर होगा।
किसी का 97 होगा, किसी का 102 होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन 109.5 से कम होगा। और अमोनिया का पर्टिकुलरली जो एंगल है वो कितना है बेटा, 107 डिग्री। एक स्टेटमेंट मार्केट में चलता है, हालांकि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए, उससे कम से कम अमोनिया और वाटर सॉल्व हो जाता है। वो क्या है, एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री से कम करता है। क्या स्टेटमेंट बोला, एक लोन पेयर बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री से कम करता है। जैसे आइडियल एंगल कितना होना था, 109.5, यहां लोन पेयर कितना है, एक, तो 2.5 डिग्री से कम कर दो, कितने पे पहुंच जाओगे, 107। क्या ये बात ऑलवेज ट्रू है? नहीं। ये बात किस किस के लिए वैलिड होगी, अमोनिया और वाटर। इन दोनों का एग्जांपल आपको इससे याद हो जाएगा, और या फिर डायरेक्टली याद कर लो कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 107, क्योंकि ये काम आता है सिलेबस में बहुत फ्रीक्वेंटली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले एग्जांपल पे चलते हैं। अगला एग्जांपल कौन लिया बेटा, वाटर। ध्यान सुनना। अच्छा मुझे बताओ, ये H3O+ को भी निकालते हैं एक बार, H3O+ को निकालते हैं। मुझे बताइए, चार्ज वाला केस है ना, इसलिए देख रहे हैं H3O+। मुझे बताइए, इस पे चार्ज आ रहा है प्लस, इसमें चार्ज किसके ऊपर जाएगा, सेंट्रल पे या साइड पे या किस पे जाएगा, सेंट्रल पे। किस पे जाएगा, सेंट्रल। ये ऑक्सी एनायन नहीं है, ये ऑक्सी कैटायन है, पर इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन ही है, तो ले दे के उसी पे जाएगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 6। चार्ज कौन सा आ रहा है, प्लस। कितना प्लस आ रहा है, 1 प्लस। 1 प्लस आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आया कि गया, गया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दिया। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, अरे 3, तो 1 2 3 हाइड्रोजन बनाता सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर। यही तो केस अभी अपन ने लिखा है, 3 सिग्मा 1 लोन पेयर H3O+, सेम कंडीशन बनेगी। अच्छा, इसी को हाफ B+M माइनस C+S से सॉल्व करते हैं, उससे तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। H3O+ में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। अब इसमें चार्ज मत, वो इलेक्ट्रॉन हटाना मत, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में हट जाएगा। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 3, तो 6 + 3 9। और पॉजिटिव चार्ज को ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। कितना सब्ट्रैक्ट होगा, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 - 1 8, और 8 का हाफ किया 4, तो H का वैल्यू कितना आ गया, 4। और 4 पोजीशन तैयार हुई है, साइड एटम कितना है, 3, तो 3 तो साइड एटम आएंगे, और एक क्या आ जाएगा, लोन पेयर। ये बात अपने को समझनी है। आगे अगले केस पे आते हैं, H2O पे। मुझे बताइए, सेंट्रल एटम कौन है बेटा, यहां पर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 6 + 2 8, 8 का हाफ किया 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो ये जो 6th नंबर का केस है, यहां पर H का वैल्यू 4 आ रहा है, और 4 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा बेटा, sp3। और sp3 जो है, इसका आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए बेटा, टेट्राहेड्रल। अच्छा, पोजीशन तैयार करी गई है 4, और बताइए इन सारे एग्जांपल में साइड एटम कितने आ रहे हैं बेटा, 2। आराम से देख ले, 2 साइड एटम आ रहे, मतलब 4 में से 2 पोजीशन तो साइड एटम ऑक्यूपाई करेंगे, और बची हुई 2 पोजीशन पे कौन आएगा, लोन पेयर। तो क्या इस टाइप के केस को हम AB2L2 टाइप का केस बोल सकते कि नहीं बोल सकते बेटा, बोल सकते। अच्छा मुझे बताइए, सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, उसने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 4। अब जरा उसकी कहानी समझिएगा। ये जो सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 4 पोजीशन तैयार करी, वो ऐसी तैयार करी, ठीक है, ये 4 पोजीशन तैयार, और इसमें से 2 पे तो साइड, यहां पर बीच में कौन बैठा हुआ है, ऑक्सीजन। यहां पर कौन आ गया बेटा, हाइड्रोजन। यहां कौन आ गया, हाइड्रोजन। यहां कौन आ गया, लोन पेयर। यहां कौन आ गया, लोन पेयर। दोनों ब्लैक कलर के लोन पेयर है, मान लीजिए। क्या इसमें लोन पेयर को यही रखते ही जरूरी था क्या, नहीं, कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली यही बनेगा। अब आप देखो, पहले तो बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में किसका अरेंजमेंट देखना है, इलेक्ट्रॉन्स का। यहां बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल बन रहा है कि नहीं बन रहा है बेटा, बन रहा है। और एक कौन सा ज्योमेट्री आएगा, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में मुझे इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखना है या एटम्स का। एटम कहां कहां है इसमें, एक तो ये सेंटर पे, ये भी एटम है, ये भी एटम है। यहां एटम नहीं है, यहां एटम। क्या बात समझ में आ रही है। इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, वैसे यहां पर भी बन रहा है। इसके अंदर बनेगा वी शेप, या फिर उसको बेंड शेप, और या फिर उसे एंगुलर शेप भी कहा जा सकता है। लेकिन आइए इसके ऊपर और बातें करनी है अभी, है ना, बॉन्ड एंगल को लेकर। ये आ गया, अब मैंने शेप समझा। मुझे बताओ, यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन, 3 टाइप के रिपल्शन होते हैं, उनमें से कितने टाइप के रिपल्शन है, तीनों है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर,
बॉन्ड पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर। जरा इधर बोर्ड पे आइएगा, ये आ गया आपका लोन पेयर, ये आ गया आपका लोन पेयर, ये आ गया आपका बॉन्ड पेयर, ये आ गया आपका बॉन्ड पेयर। क्या डायग्राम में आपको देखकर समझ में पड़ रहा है कि तीन तरह के रिपल्शन है या नहीं बेटा? है। पहला रिपल्शन कौन सा है? बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। एक रिपल्शन कौन सा है? बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। और एक रिपल्शन कौन सा है बेटा? लोन पेयर, लोन पेयर। सबसे पावरफुल कौन है बेटा इनमें से? लोन पेयर, लोन पेयर। ये सबसे तगड़ा रिपल्शन है बेटा। तो यहां लगेगा एलपी एलपी रिपल्शन, और ये रिपल्शन है, जो ताकतवर होगा वो अपनी चलाएगा, और एडजस्ट किसको करना पड़ेगा? कमजोर को। जब इनके बीच में रिपल्शन लगेगा तो ये दोनों पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर। ये थोड़ा सा खसक के इधर आएगा, ये थोड़ा सा खसक के इधर आएगा, फिर ये इस पर रिपल्शन लगाएगा। और ये जो रिपल्शन लगेगा ये कौन सा लगेगा? एलपीबीपी रिपल्शन, मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहां पर भी एलपीबीपी रिपल्शन लग जाएगा। और बेटा इसके रिपल्शन की वजह से ये दोनों हाइड्रोजन को, क्योंकि यही सबसे कमजोर है, तो आखिरी में एडजस्टमेंट किसको करना पड़ेगा? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन एक दूसरे से दूर जाएंगे कि पास आएंगे? पास आएंगे। पास आएंगे तो आइडियली एंगल कितने का होना चाहिए था? 109.5 का। लेकिन रिपल्शन की वजह से ये पास आ गए, तो बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा? मोर देन 109.5 या लेस देन 109.5? लेस देन 109.5। जरा ध्यान सुनिएगा। अच्छा मुझे बताइए, ये वाला एंगल हो गया लेस देन 109.5, ये वाला एंगल कितने का? है ही नहीं, एंगल ही नहीं है। काहे का एंगल? काहे का एंगल? काहे का एंगल? एक ही एंगल है, लेस देन 109.5 का। अच्छा यहां पर भी एंगल लेस देन 109.5 है, यहां पर भी एंगल लेस देन 109.5 है। दोनों में से ज्यादा डिक्रीज ऊपर वाले में आएगा कि नीचे वाले में? क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि यहां पर सिर्फ एलपीबीपी रिपल्शन था, यहां पर एलपी एलपी रिपल्शन भी है, साथ में एलपीबीपी रिपल्शन भी है, तो इनको तो ज्यादा पास में आना पड़ेगा। और इसीलिए यहां पर भी लेस देन 109.5, यहां पर भी लेस देन 109.5, लेकिन इसके मुकाबले यहां पर जो डिक्रीज आएगा वो ज्यादा आएगा, और इसका बॉन्ड एंगल जो मिलता है आइडियली वो 104.5 डिग्री का मिलता है। और मैंने आपको बोला था कि एक जो मार्केट में स्टेटमेंट चलता है, एक लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल 2.5 से कम होता है। तो यहां पर 109.5 से 2.5 कम करा तो 107, और एक और लोन पेयर बढ़ गया तो फिर से 2.5 से कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा? 104.5। स्ट्रक्चर के बारे में बताइएगा, ये जो वी शेप है ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा? सोचो, डायग्राम बनाए फिर से। यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर ऑक्सीजन है, ये हटा दिया, ये हटा दिया। प्लेनर की नॉन प्लेनर? प्लेनर बे। एक ही प्लेन पे आएगा भाई। अरे कॉपी पे वी बनाते हो, कॉपी एक प्लेन ही तो है। कॉपी पे अगर वी बनाते हो मतलब वी कैसा होना चाहिए, तभी तो कॉपी पे बना पा रहे हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जो भी आए ये सब प्लेनर होते हैं, क्योंकि ये कॉपी पे बनते हैं, ध्यान रखना। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा? प्लेनर, पहली बात। इससे पहले ध्यान से देखो, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, यहां भी तो लिखा है ना अपन ने। क्या लिखा था अपन ने? वही आंसर है बेटा। यहां पर भी ये कैसा बनेगा? प्लेनर। अच्छा अगर ये प्लेनर तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन, सारे एटम जो हैं ये तीनों एटम होंगे प्लेन पर, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 3। एक और बार फिर से देख लें, वो प्लेनर वाली बात वापस समझा दे रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं 3D में इमेजिन करना सीखें, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वहां बताने के लिए मैं नहीं होगा। देख लें फिर से। यहां पर सेंट्रल एटम कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। आपने इन दोनों कलर्ड मार्कर को एच और एच मान लिया, कहीं भी रख लो, है ना, यहां रख दो, दो लोन पे, लोन पे हटा दो, लोन पे हटा दो, ये स्ट्रक्चर ऐसा बन गया है। ये स्ट्रक्चर को जब आप ऐसे देखोगे तो ये पूरा एक प्लेन पे आएगा बेटा, कैसे भी देख लो। और ये कौन सा शेप बनेगा? वी शेप। ये कैसा बनेगा? वी शेप। ये पूरा एक प्लेन पे आएगा, एक दो तीन आइटम मैक्सिमम इन द प्लेन, और ये स्ट्रक्चर कैसा बनेगा बेटा? प्लेन। नोट डाउन करिए इसे, आगे बढ़ते हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एक और नाम क्या होता है? डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन।
चलिए नोट डाउन कर लिया बेटा सबने। अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले केस की तरफ, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने जो 6 केसेस डिस्कस करे, इसके अंदर आपका एसपी, SP2 और SP3, एसपी का एक केस था, SP2 के 2 केस थे, विदाउट लोन पेयर, विद 1 लोन पेयर, और SP3 में 3 केस थे, विदाउट लोन पेयर, विद 1 लोन पेयर, विद 2 लोन पेयर। ये सारे केसेस कवर हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग SP3D हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। अब SP3D हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, उसके अकेले के अंदर 4 केसेस पढ़ने आपको। सबसे इंपॉर्टेंट जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? SP3D हाइब्रिडाइजेशन। तो आइए SP3D हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, क्या क्या कंडीशन उसके अंदर आती है उसको देखते हैं। सबसे पहले फिर से वही कॉलम बना दें, बहुत लफड़ा है। सीरियल नंबर, H सिग्मा लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और एग्जाम्पल। बहुत बढ़िया, याद हो जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें क्या क्या केसेस आएंगे, पहले 2 केस बनाते हैं इसके अंदर। वो 2 केस कौन से होंगे? पहला तो एक तो आइडियल कंडीशन होगा विदाउट लोन पेयर वाला, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और एक आएगा विद 1 लोन पेयर, फिर 2 और 3 लोन पेयर पे चलेंगे। ध्यान समझिएगा, 6 केसेस हो चुके हैं, केस नंबर 7 और केस नंबर 8 यहां पर डिस्कशन होने वाला है। एग्जाम्पल आपको दिया गया, मान लीजिए PCL5, एग्जाम्पल आपको दिया गया बेटा PF5, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल में लिख देता हूं ASF5 एटसेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख दिए गए। अब इन एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो इनमें से आता है वो कौन आता है बेटा? PCL5। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाने वाला साइड एटम है, तो 5 + 5 10, 10 का हाफ किया 5। H का वैल्यू कितना निकल के आ गया बेटा? 5। जैसे ही H का वैल्यू 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा बेटा? SP3D। और SP3D की आइडियल कंडीशन में जो ज्योमेट्री बनती है वो क्या बनती है बेटा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल देखने में कैसा होता है कि सेंट्रल एटम ए ने प्लेन पर, इसी बोर्ड वाले प्लेन पर एक ट्राइंगल बनाया। ये ट्राइंगल ऐसा, ऐसा और ऐसा है, और 2 पोजीशन जो आएगी वो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। प्लेन से बाहर और अंदर वाली जो पोजीशन है उसको बोर्ड पर हमें मजबूरी में इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये जो 2 पोजीशन हमने येलो कलर से रिप्रेजेंट करी है, इसे बोला जाता है एक्सियल पोजीशन। और बेटा ये जो 3 ब्लू कलर की पोजीशन है, इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन। याद करिए, इसमें कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है? कितने इक्वेटोरियल पोजीशन है? 3। 1 2 3। और एक्सियल कितनी है? 2। तो यहां पर साइड एटम बी और बी आ गया, ठीक है। ये इसकी आइडियल कंडीशन है। मुझे बताओ PCL5 में सेंट्रल एटम ने बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 5। और मुझे बताइए साइड एटम भी कितने आ रहे? 5। इसका मतलब है हर साइड एटम एक 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 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा। तो क्या कोई पोजीशन खाली बचेगी कि नहीं बचेगी बेटा? नहीं बचेगी। इसका मतलब है लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5। इसको अगर हम लोग केस के फॉर्म में लिखना चाहें तो AB5L0 केस बन के आता है। और क्योंकि लोन पेयर नहीं है तो जो आइडियल स्ट्रक्चर है वही, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। और मुझे बताइए इसके अंदर आइडियल कंडीशन में कितने टाइप के एंगल होते हैं बेटा? 3 तरह के, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सियल और एक्सियल एक्सियल। याद करें जरा डायग्रामेटिक फॉर्म में, इसको एक बार देख लेते हैं, वापस से इमेजिन करते हैं। मार्कर वार्कर कॉपी पेन जो भी है उठा ले भैया, पेन वेन है ना, ताकि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। अब इसमें लोन पेयर आएगा तब लफड़े चालू होंगे। ये आ गया आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ये तीनों ब्लू कलर के जो पोजीशन है वो अपन ने ऐसे बना दिए। इसको प्लेन को हमने इस पे ले लिया। ये कौन सी पोजीशन है बेटा? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, ठीक है। अब मुझे बताओ इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 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 कितने का बेटा? 120 120 120। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, कितने का आता है बेटा? 120 डिग्री का। और कितने एंगल्स आते हैं बेटा? 3 एंगल्स आते हैं। इसके अलावा यहां देखिएगा, ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी? एक्सियल। और ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी? एक्सियल। तो मुझे बताइए एक्सियल का इक्वेटोरियल से एंगल कितने का होगा? 90। एक्सियल का इक्वेटोरियल से 90, एक्सियल का इक्वेटोरियल से 90। और बेटा इस एक्सियल का भी इस इक्वेटोरियल से, इस एक्सियल का इस इक्वेटोरियल से, इस एक्सियल का इस इक्वेटोरियल से भी कितना होगा? 90। तो बेटा एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के कितने एंगल बनेंगे बेटा? 6 एंगल्स बनेंगे। और ये जो ऊपर ब्लैक कलर का मार्कर है और ये नीचे जो ब्लैक कलर का मार्कर है, ये एक्सियल एक्सियल एक ही लाइन में है, तो इसका एंगल कितने का आएगा बेटा? 180 डिग्री का। तो एक्सियल एक्सियल का एंगल 180 डिग्री का, और एक ही एंगल यहां पर बनेगा। अब जरा याद करिए, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया था बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्यों बोला था ट्राइगोनल बाइपिरामिड? प्लेन पर ट्राइंगल था, ये प्लेन पे क्या है? ट्राइंगल। एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे।
तो ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा और ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड बनेगा, और इसीलिए इसका नाम क्या होगा बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो सारी कहानी सेम है। अच्छा बताइए, ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, मैक्सिमम, क्या ये प्लेन पे है क्या? नहीं। क्या ये प्लेन पे है क्या? नहीं। मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4। सेंट्रल को नहीं भूलते। मैक्सिमम टाइम बच्चा क्या करता है, साइड 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 गिन लेता है और सेंट्रल भूल जाता है, सेंट्रल को नहीं भूलना है। तो बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4। तो इसका जो आंसर बन जाएगा, पहली बात तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया बेटा, प्लेनर, और दूसरी बात पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। और वो प्लेन कौन सा होगा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कौन सा प्लेन है? कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। क्योंकि याद रखना, आपने पी जेड और डी जेड स्क्वायर लिए थे, और वो दो इसीलिए लिए थे ताकि वो प्लेन से परपेंडिकुलर हो सके, और इसलिए जो प्लेन था मैक्सिमम एटम वाला, वो प्लेन कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन होगा। आपको एग्जाम में लिख के दे सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द एक्स वाई प्लेन, तो भी 4, और या फिर सिर्फ इतना पूछे मैक्सिमम एटम इन द प्लेन, तो भी आंसर 4 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल पे, ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है SF4। ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, मार्केट में इसके बारे में कई सारे गलत बातें चलती हैं, तो इसको बहुत ध्यान सुनना। SF4 आ गया, SEF4 आ गया, एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल आपके सामने लिखा। अब जरा ध्यान से देखें, इसका कैलकुलेशन समझे। बेटा हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में किसको लेके चल रहे हैं, SF4। मुझे बताइए सल्फर कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, ग्रुप नंबर 16। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, साथ में फ्लोरीन मोनोवेलेंट है कि नहीं है बेटा, है। 6 + 4 10, 10 का हाफ किया 5, 5 जैसे ही H का वैल्यू 5 आया, इसका मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। और sp3d की आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, ट्राइगोनल बाय पिरामिड। पोजीशन कितनी तैयार हुई, 5। साइड एटम कितने आ रहे, 4। तो क्या एक लोन पेयर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। क्या इस केस को AB4L1 टाइप की कैटेगरी में रखा जा सकता है बेटा, हाँ। अच्छा, लोन पेयर अगर आ गया तो क्या इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होंगी, अलग अलग होंगी, अलग अलग होंगी। तो यहां आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। अब ध्यान सुनना, यहां पर सेंट्रल एटम कौन लेके चल रहा हूं, सल्फर। अभी ये बनाना मत, इसको चेंज करूंगा बाद में। सल्फर ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की 5 पोजीशन तैयार करनी है। 5 में से 3 पोजीशन तो प्लेन पर, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और अंदर, जो कि कुछ इस तरह से बनेगी, एक्सियल और एक्सियल। अब ध्यान सुनना, यहां पर कितना लोन पेयर लाना है, एक जो लोन पेयर लाना है वो कहां लगाया जाए, कहीं भी लगा दे या चेक करना पड़ेगा, कहीं भी लगा दे या चेक करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यहां पर ऐसा नहीं है, इससे पहले वाले डायग्राम्स में अपन क्या कर रहे थे, SP SP2 SP3 में जहां मर्जी आ रही थी लोन पेयर वहां लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां सारे एंगल बराबर होते थे। यहां पर सारे एंगल बराबर नहीं है, और इसीलिए आपको यहां पर लोन पेयर रखने से पहले चेक करना पड़ेगा कि लोन पेयर को कहां रखा जाए, इक्वेटोरियल पे रखा जाए या एक्सियल पे रखा जाए। अभी किसी ने बोला यहां से इक्वेटोरियल, क्यों? कैसे पता चलता है मिनिमम रिपल्सन है? एंगल ज्यादा है। अगले साल यही मिलोगे। एंगल ज्यादा है इसीलिए रिपल्शन कम है। आपने आंसर सही दिया, इक्वेटोरियल रखेंगे, लेकिन उसका कारण क्या है, कारण एग्जैक्ट समझना। हाँ बोलो। गुड, सही बात है। आपको यहां पर वो जो आप रिपल्शन की बात बोल रहे हो ना, वो रिपल्शन की बात जिस तरह से आप समझाना चाह रहे हो वो बात गलत बेटा, और ये समझना बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में अगर AR आ गया, ठीक है, अपने को कितना भी गलत आता हो, जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और अपना आंसर सही आ रहा है तब तक तो सही है। लेकिन ये सब दिक्कतें कहां आती है, AR में। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट इनकरेक्ट, या यहां पर आप प्रॉब्लम फंसेंगे। इसलिए लॉजिक जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो पता होने चाहिए। हालांकि ये जो इक्वेटोरियल है दैट इज जुगाड़, जुगाड़ में भी लास्ट में ये बोलूंगा कि इक्वेटोरियल पे चिपका देना, पर लेकिन क्यों चिपका देना उसका कारण समझना पहले। इधर देखिएगा ध्यान से और समझिएगा, और ये बात इसमें समझ लें क्योंकि इसके बाद sp3d के बाद, sp3d में 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर में भी यही बात एप्लीकेबल होगी।
sp3d2 जो आएगा इसके बाद वाला हाइब्रिडेशन, उसमें भी यही बात होगी, और sp3d3 में जो लोन पेयर आएगा उसमें भी ऐसे ही चेक किया जाता। तो मैं हर केस को चेक करके नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो मैं एक बार समझा दे रहा हूं, इसके बाद अगले वाले केस में भी 2-3 बार मैं समझा दूंगा, लेकिन 6 केसेस आएंगे ऐसे, तो मैं हर 6 केस में समझाऊंगा नहीं, मैं 2-3 बार में आपको कोई भी रैंडमली 6 में से 2-3 केसेस में आपको ये बात समझाऊंगा कि कैसे ये होता है, लेकिन हर केस में नहीं बताऊंगा, तो आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा आगे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये 3 पोजीशन कौन सी बेटा? इक्वेटोरियल। ये 2 पोजीशन कौन सी बेटा? एक्सियल और एक्सियल। ठीक है, ये वाली पोजीशन आप इमेजिन कर ले, यहां पर एक एक्सियल पोजीशन है, इसको इमेजिन कर लीजिए। अब एक बात समझिए, आपको एक लोन पेयर लाना है। कितना लोन पेयर लाना है? एक। अब इस लोन पेयर को रखने की कितनी पॉसिबिलिटी? 2। या तो इस लोन पेयर को आप तीनों इक्वेटोरियल में से किसी एक जगह रख दो, यहां रख दो या यहां रख दो या यहां रख दो, और या फिर इस लोन पेयर को आप एक्सियल पे रख दो या एक्सियल पे रख दो। 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो इक्वेटोरियल पे आएगा या एक्सियल। अब एक बात सुनिएगा, आप लोन पेयर को वहां रखेंगे जहां पर रिपल्शन कम हो, ताकि रिपल्शन कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा। यहां तक बिल्कुल सही बात है, इसमें किसी ने कुछ गलत नहीं बोला जिसने बताया अभी। पर वो रिपल्शन कैसे काउंट होगा वो समझना है। आपका कहना था कि रिपल्शन एंगल से देखा गया, नहीं। रिपल्शन को चेक करने का पहला तरीका, ध्यान सुनना, हम सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शंस। क्या चेक करते हैं? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन, नंबर चेक करते हैं, क्वांटिटी चेक करते हैं। एंगल इज सेकेंडरी। हमेशा पहले क्या चेक किया जाएगा? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन कहने का मतलब क्या है? ध्यान सुनिएगा सर, ये 2 पोजीशन है, यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो भी हो, है ना, लोन पेयर भी रिपल करते हैं, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी रिपल करते हैं। डोमिनेंट रिपल्शन कहने का मतलब है जो भी रिपल्शन 90 डिग्री या फिर लेस देन 90 डिग्री पे लगते हैं। कितने पे लगते हैं? 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री, इनको बोला जाता है डोमिनेंट रिपल्शन। जैसे मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, कितने पे रखे? 90, और या फिर 90 से कम पे रखे, तो इसका जो रिपल्शन होगा ना वो तगड़ा रिपल्शन होगा, और इसलिए इस रिपल्शन को क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। ये 90 से ज्यादा हो गया, रिपल्शन तो यहां भी है, इलेक्ट्रॉन रिपेल ही करेंगे, लेकिन ये रिपल्शन उतना तगड़ा नहीं होगा जितना तगड़ा ये वाला रिपल्शन था, पहले वाला। ये वाला रिपल्शन मोर पावरफुल, ये उससे वीक, और ये बहुत ज्यादा वीक होता जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है बेटा? नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन। और डोमिनेंट रिपल्शन किसको मानेंगे? 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री के रिपल्शन को क्या मानेंगे? डोमिनेंट। क्या 120 पे भी रिपल्शन लगेगा? क्या 180 पे भी लगेगा? लगेगा, लेकिन उसको डोमिनेंट काउंट नहीं किया जाएगा, ये बात समझिएगा। अब आइए इधर, इसका स्ट्रक्चर बनाते वापस से। ये अपन ने बनाया ट्राइगोनल, जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है, और ये बना दिया अपन ने एक्सियल, जो एक पोजीशन बाहर की तरफ है। अब मुझे बताओ, यहां पर 1 2 3, ये जो 3 पोजीशंस है, यहां पर और यहां पर भी 2 एक्सियल पोजीशन। अब लोन पेयर रख के देखते हैं। पहली बार मान लो मैंने लोन पेयर कहां रख दिया? एक्सियल पे। यहां रख दूं या यहां रख दूं, बात एक ही लोन पेयर है, कहीं भी रख दो। यहां रखा, रिपल्शन चेक करेंगे कौन से वाले? डोमिनेंट वाले। ये रिपल्शन कितने का? क्या ये डोमिनेंट है? हाँ है। 90 या लेस देन 90 को डोमिनेंट मानेंगे। 1 2 3। अच्छा, इससे इसका रिपल्शन 180 का है, वो डोमिनेंट में काउंट। तो बताइए, अगर मैंने लोन पेयर को कहां पर रखा? एक्सियल पे। कहां पर रखा? एक्सियल पे। तो डोमिनेंट कितने लगे? 3। दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि एक्सियल पे रखने पे कितने डोमिनेंट लगे? 3। अच्छा, अब अगर मैंने लोन पेयर को ग्रीन वाले पे रखा, ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल। ग्रीन पे रख दूं या ब्लू पे रख दूं या रेड पे रख दूं, तीनों इक्वेटोरियल है, एक ही लोन पेयर है, यहां रख दिया, तो मुझे बताइए ये रिपल्शन 1 डोमिनेंट, ये वाला रिपल्शन 2 डोमिनेंट, इसका इससे रिपल्शन 120, इसका इससे रिपल्शन। क्या ये डोमिनेंट में आएगा? रिपल्शन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, लेकिन डोमिनेंट नहीं होगा। अब मुझे बताओ, यहां से रखने पे 1, यहां से रखने पे 2, ये डोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट नहीं। यहां पर रखने पे कितने डोमिनेंट आए? 2। यहां पर रखने पे कितने डोमिनेंट आए? 3। यहां पर रखने पे रिपल्शन कम, यहां पर रखने पे रिपल्शन, जहां पर रखने पे रिपल्शन कम वहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसीलिए लोन पेयर कहां आएगा? इक्वेटोरियल पोजीशन पर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो अभी सबसे पहली बात क्या आ रही है यहां पर, कि आप लोन पेयर ऐसी जगह पर रखोगे
जहां पर रखने पर रिपल्शन कम हो, लेकिन रिपल्शन कम होने को एंगल से जज नहीं करेंगे, नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन से जज करते हैं। और जब आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखते हो तो इक्वेटोरियल पे रखने पे नंबर ऑफ डोमिनेंट रिपल्शन 2 लगेंगे और एक्सियल पे रखने पे डोमिनेंट रिपल्शन 3 लगेंगे, और इसीलिए कम रिपल्शन कहां लग रहा है? इक्वेटोरियल पे, और इसीलिए लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रखा जाएगा। चलिए आइए इस पे बात समझते हैं और देखिएगा जरा ध्यान से। अभी ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, 1 2 3 में से कहीं भी रख सकते हो, मैंने यहां रख दिया क्योंकि यहां समझाना आसान रहेगा मेरे लिए। लोन पेयर आ गया इक्वेटोरियल पे। मुझे बताओ क्या ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? बेटा करेगा। तो ये जो बॉन्ड पेयर, ये जो लाइन सीधी होनी चाहिए थी, इसकी रिपल्शन की वजह से लाइन सीधी जाएगी या लोन पेयर की तरफ जाएगी या पीछे की तरफ जाएगी? पीछे की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये वाला जो लाइन है, इस वाले लाइन को अपने को पीछे की तरफ बेंड करना है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी, ऐसी हो जाएगी। और आपके पास यहां पर कितने साइड एटम है बेटा? 4। तो अब चारों साइड एटम को रख दो एक एक करके। यहां साइड एटम फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। ये स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस स्ट्रक्चर को 3D में इमेजिन करना है मेरे को, ठीक है? बहुत सारी कहानी मैंने बोला मार्केट में इसके बारे में गलत चलती है, उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, ये अपन ने बनाया ट्राइगोनल, है ना, और ये अपन ने बनाया बाय पिरामिडल, ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अभी लोन पेयर मान लो वो ब्लू पे रखा हुआ है, इक्वेटोरियल पे तीनों में से कहीं रखना था, ब्लू पे रख दिया। ये लोन पेयर इसको धक्का देगा कि नहीं देगा? तो ये धक्का दिया तो ये पीछे आ गया, और इसने इसको धक्का दिया, पीछे आ गया। ये इसको भी धक्का देगा, ठीक है ना? ध्यान रखना, डोमिनेंट नहीं है पर रिपल्शन तो, याद करो ना, इसमें जब यहां लोन पे आया था तो उसने रिपेल तो किया था। डोमिनेंट नहीं होगा लेकिन रिपल्शन होगा। ध्यान से देखते आना, देखते आना। ये लोन पेयर इसको धक्का दे रहा है, पीछे गया। ये लोन पेयर इसको धक्का दे रहा है, पीछे गया। ध्यान सुनना, एंगल चेक करेंगे। मुझे बताइए आइडियली ये एंगल कितने का होना था? ये कितने का होना था? ये चला गया पीछे, ये चला गया पीछे। यहां तो हवा है, हवा है, और यहां पर देखो ये भी ऐसा आ गया। अब मुझे बताओ अगर ये स्ट्रेट होता तो इससे और इससे एंगल भी कितने का बनता? 90। ये पीछे चला गया, इधर लोन पेयर है ना, इसने धक्का दिया पीछे, तो ये एंगल अब 90 हो गया, ये लेस देन 90 हो गया, लेस देन 90। ये एंगल भी क्या हो गया? लेस देन 90। पहली बात, यहां पर ये जो इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल 90 होना था, ये इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल हो जाएगा लेस देन 90। मैं तो ऐसा बोल दूं कि सारे एंगल लेस देन हो जाएंगे, मतलब जितने का थे ना उससे लेस हो जाएंगे। चेक करते रहिए। क्या कंडीशन बोली मैंने? यहां पर था ये लोन पेयर, यहां पर था ये लोन पेयर। लोन पेयर ने क्या करा बेटा? अगर ये स्ट्रेट होता तो ये सारे एंगल 90 90 90 के होते। लोन पेयर ने दिया धक्का पीछे, इसको, ये पीछे आ गया, पीछे आ गया, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे बेटा? लेस देन 90। अच्छा, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन स्ट्रेट होता तो 180 होता। लोन पेयर ने धक्का दिया तो ये पीछे आया, लोन पेयर ने धक्का दिया, ये पीछे आया। बताओ ये ब्लैक और ये मार्कर का जो स्ट्रेट लाइन था, ये बेंड हो गया कि नहीं हो गया बेटा? हो गया। तो एंगल 180 हो गया या लेस देन 180 हो गया? लेस देन। तो ये एंगल एक्सियल एक्सियल का जो 180 होना चाहिए था, वो भी क्या हो जाएगा बेटा? लेस देन 180। मैंने आपको पहले बोला सारे एंगल लेस के हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल है, आइए इस पे बात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये इक्वेटोरियल 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 था, यहां पर कौन आया बेटा? लोन पेयर। इस लोन पेयर ने इसको भी धक्का दिया होगा, लोन पेयर ने इसको तो धक्का दिया ही दिया, लोन पेयर ने इसको तो धक्का दिया ही दिया, पर ये लोन पेयर ने इसको भी धक्का दिया होगा, थोड़ा सा थोड़ा सा। तो ये वाला एंगल लेस देन 120 हो जाएगा। मतलब सारे जो एंगल आइडियल कंडीशन में जितने के होने थे उससे कम के हो जाएंगे, और ये एंगल हो जाएगा लेस देन 120। आगे सुनिएगा, स्ट्रक्चर को देखें वापस से, एंगल की बात समझने के बाद। ये ब्लू कलर का जो लोन पेयर है वो इनको धक्का दे रहा है, ये पीछे आया, ये पीछे आया। अब इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो जो होनी थी आइडियल कंडीशन में, वो क्या होनी चाहिए थी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अब मुझे क्या देखनी है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखता हूं या एटम का? वहां पर ब्लू पे कौन बैठा हुआ है? एटम है कि हवा है? हटा दे उसको। उसके अलावा का डायग्राम देख लो, ये ब्लू और ग्रीन एक ही लेवल पे है, ये सॉरी रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन एक ही लेवल पे, और ये जो ब्लैक ऊपर वाला है और ये जो मार्कर है ये एक ही लेवल पे, ठीक है? जरा ध्यान से देखो। और ये जो रेड और ग्रीन का लेवल है और जो ब्लैक और ब्लैक का लेवल है वो दोनों अलग है। ये दोनों एक लेवल पे, ये दोनों एक लेवल पे, लेकिन इस ये थोड़े अंदर की तरफ है और ये थोड़े,
और बताओ, ये और ये और ये एक ही लेवल पे है। ऐसे लेयर की बात करो, एक लेयर पे है, ये और ये एक ही लेयर पे है। लेकिन अब ऐसे और ऐसे देखना, इन दोनों का जो लेयर है वो थोड़ा बाहर की तरफ है, और ये थोड़ा सा इससे अंदर है, ये भी थोड़ा अंदर होगा। ये दोनों का लेयर बराबर होगा और ये दोनों का लेयर थोड़ा बाहर होगा। मतलब ये चारों एक ही लेवल पे टच नहीं होंगे ऐसे जमीन पे जब रखूंगा। ये थोड़े से नीचे है और ये थोड़ा सा ऊपर है, ध्यान रखना। तो अब ये मैं एक काम कर रहा हूं, ये मैं ब्लू वाला जो हवा है ना उसको हटाता हूं। ये हटाया। अब जरा जो डायग्राम बन रहा था वो ऐसा बन रहा था, इसको मैं रीअरेंज करता हूं। रीअरेंज करता हूं, फिर से बना देता हूं ताकि समझाने के लिए आसान रहे। ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन के आता है। देखिए ध्यान से, ये डायग्राम कुछ ऐसा बन के आ रहा है। यहां पर कौन लगा हुआ था बेटा? लोन पेयर। और ये दोनों का लेवल एक है, इसका और इसका लेवल एक है, लेकिन ये थोड़े से पीछे है। अब जब आप इसको ऐसे रखोगे तो ये दोनों जमीन पे टकरा रहे हैं, ऐसा मान के चलो, और ये दोनों हवा में। इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। तो ये ध्यान रखें, ये जमीन में टकरा रहे हैं और ये हवा में। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं सीसॉ। क्या बोलते हैं? बचपन में झूला झूला हुआ है? ऐसा मान के चलो ये दोनों जमीन में ऐसे गड़े हुए हैं और ये झूला ऐसा, एक इधर बैठता था एक इधर बैठता था, ऐसा। ये जो झूला बनता था इसको क्या बोलते थे? सीसॉ। तो ये जो डायग्राम बन के आ रहा है ना, ये डायग्राम में ये दोनों जमीन में खड़े हुए, इसको ऐसे घुमाएंगे 90 डिग्री से इस तरफ। तो ये दोनों जमीन में खड़े और ये हवा में है और ये हवा में। इसको मैं यहां पर बनाता हूं, वापस से देखिएगा। ये दोनों जमीन में खड़े हुए और ये वाला जो लेयर है ये हवा में है। एक व्यक्ति यहां पर बैठ जाता था, एक व्यक्ति यहां पर बैठ जाता था और झूला झूला करते थे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? झूले को सीसॉ। तो पहली बात, ये जो स्ट्रक्चर बन के आ रहा है इसका नाम क्या है बेटा? सीसॉ। दूसरा नाम इसका है बेटा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या नाम है इसका? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्यों बोलते हैं इसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल? डिस्टॉर्टेड का मतलब बिगड़ा हुआ है ना, खराब, डिस्टॉर्टेड, जैसा होना था वैसा नहीं, रेगुलर नहीं है। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों बोला? जरा इसको देखो, इसका फॉर्मूला देखो। क्या इसका फॉर्मूला AB4 टाइप का दिख रहा है क्या? AB4 को अगर मैं CH4 से कंपेयर करूं, किससे कंपेयर करूं? CH4 मीथेन। मीथेन इज टेट्राहेड्रल। पर टेट्राहेड्रल में आइडियल एंगल कितने के होने चाहिए? 109.5। देखने में ये भी AB4 है, देखने में वो भी AB4 है। तो वो अगर टेट्राहेड्रल है तो इसको भी टेट्राहेड्रल की तरह होना चाहिए था, लेकिन इसके एंगल क्या टेट्राहेड्रल के जैसे हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए इसको रेगुलर टेट्राहेड्रल ना बोल के क्या बोला जाएगा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। ये ऐसा बन रहा था ना, टेट्राहेड्रल होता, कायदे का टेट्राहेड्रल होता तो ऐसा बनता, पर ये वैसा बना नहीं है और इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और क्या नाम है इसके? पाई शेप, के शेप, सुना है कुछ ऐसा? क्या नाम है इसके और बताओ? कौन सा? पाई शेप। और कौन सा नेम है? के शेप। और कोई नाम? टी नहीं है बे, कुछ भी बना ले, टी कॉफी जो बने मर्जी बना ले। कौन कौन से? पाई शेप, के शेप, कितनों सुन रखा है? ये गलत है। क्यों गलत है? ध्यान सुनिएगा। पाई शेप, के शेप नहीं आएगा, कारण बताता हूं आपको। आप पहली बात ये स्ट्रक्चर सोचिए, ये स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है बेटा? ऐसा, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये दोनों एक ही लेवल पे है और ये थोड़े से ऊपर है ना, इस तरह से मैंने बताया सीसो बन रहा था, ठीक है। ये दोनों जमीन में गड़े हुए हैं मान लीजिए, और ये दोनों हवा में है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये प्लेनर है कि नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर, समझ में आ रहा है? इन दोनों का लेवल नीचे है, ये दोनों का लेवल उससे ऊपर है और सेंट्रल एटम उससे भी ऊपर है। 3 लेयर है। इन दोनों का लेयर बिल्कुल नीचे, इसका और इसका लेयर उससे थोड़ा सा ऊपर, और सेंट्रल एटम और भी ऊपर। तो ये नॉन प्लेनर है। अच्छा मुझे बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन? ये 1 2 3, 1 2 3,
क्या 2 वाला भी प्लेन हो सकता है, लेकिन अपन कौन सा प्लेन ढूंढ रहे हैं, मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम वाला प्लेन कितने का, 3 वाला। ये ऐसे सामने से काटो तो रेड, ब्लू और सेंट्रल एटम एक ही लाइन में आएंगे, या ऐसे काट दो तो ग्रीन, ब्लैक और सेंट्रल एटम एक ही प्लेन में आएंगे। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 3। और प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर। ध्यान सुनना, पहली बात मैंने यहां क्या लिखा, नॉन प्लेनर। और नॉन प्लेनर के अलावा मैंने क्या लिखा बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन इक्वल टू 3। मैंने क्या बोला, पाई शेप, के शेप। ये कौन सा पाई वे, पाई कॉपी पे बनाते हो ना, के कॉपी पे ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, याद आ रहा है। के है मतलब प्लेनर होना चाहिए, कॉपी पे बन रहा है मतलब प्लेनर। ये कैसा के बनाते हो बे, ये कौन सा के है, ये के है। के बनाने के लिए कैसा होना चाहिए, और अभी जो आपका स्ट्रक्चर है वो ऐसा है। ये कौन सा के बनाया है जीवन में, ये कौन सा पाए है। ऐसा बनता तो पाए होता। क्या पाए के लिए प्लेनर होना जरूरी है, ऐसा कौन सा पाए बनाए जीवन में, कॉपी से बाहर निकालते हुए डंडे प्लेन। ये चलता है मार्केट में, लेकिन ये गलत है। किसी किताब ने पाई और के नहीं लिखा है, आज तक नहीं लिखा। ये अपने मनगढ़ंत है कि कॉपी पे। ये क्यों, क्योंकि 3D को आप 2D में इमेजिन कर रहे हो, तो 2D में ये कैसा दिख रहा है, के उल्टा। घुमा दे, 180 से रोटेट कर दे, मिरर इमेज बना दे, तो ऐसा बन जाएगा ये वाला डायग्राम। ये जो डायग्राम है, इसको अगर मैं ऐसे बना दूं, ये, तो ये क्या दिख रहा है आपको, कॉपी में के। यहां क्या दिख रहा है आपको, पाए। पर ये तो 3D है भैया, या आप तो 2D में इमेजिन कर रहे हो। तो फिर तो ये लो इसको, ये जो है इसको ऐसे घुमाने के बजाय मैं ऐसे और ऐसे ले लेता हूं। तरह शेप। तो फिर पाए के पे क्यों रुक गए, हिंदी से क्या नफरत था, तरह शेप बना देते। डंडा विथ वी, अपनी मर्जी है, कुछ भी बना लो। ये सब मनगढ़ंत है बेटा, ठीक है। ये नजरों का धोखा है, इसमें ना फंसे, ये गलत है नाम। ये पाई शेप के शेप नहीं है, बहुत ध्यान सुनना। तो ये स्ट्रक्चर अगर पाई या के होना चाहिए तो क्या होना चाहिए था, प्लेनर। लेकिन ये क्या है, नॉन प्लेनर, मतलब ये पाई और के गलत है। मार्केट में जाए आराम से, जिसका एडवर्टाइजन हो गया, पाई शेप सुना है, हाँ सुना है। के शेप सुना है, हाँ सुना है, बस मस्त हो के आ जाना, हाँ मैंने भी सुना है। अपने क्या मतलब, कंपटीशन कम हो रहा है अपना तो, ठीक है ना। पाई शेप के शेप, कंपटीशन कम करते हुए चलो, छटनी करते हुए चलो, वहीं से तुमको पता चल जाएगा कि अपन किस लेवल पे चल रहे हो, दूसरे किस लेवल पे चल रहे, ठीक है ना। उसके अलावा एक और बात बताओ मुझे, इसका एक और नाम है, ये तो उड़ा दिया मैंने, बताओ इसका एक और नाम। जो सुना होना चाहिए वो तो सुना नहीं होता, जो नहीं सुना होता वो जरूर सुना होता है। एक और नाम है इसका, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाँ हाँ, कौन बोला अभी, फोल्डेड स्क्वायर, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका एक और नाम है, और वो नाम क्या है, फोल्डेड स्क्वायर। क्यों बोला फोल्डेड स्क्वायर, ध्यान से देखिए। ऐसा स्ट्रक्चर था ना ये, ऐसा वाला, ये दोनों जमीन में गड़े हुए और ये दोनों इधर बैठने वाले। बचपन में वो एरोप्लेन और नाव वगैरह बनाते थे पेपर से, तो ऐसे अपन इसको सीधा रखे थे। ये आपका एक पेज हो गया प्लेन पे, क्या ये स्क्वायर है कि नहीं है? क्या बोलते हैं इसको, फोल्डेड। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका नाम क्या है बेटा, फोल्डेड। हर नाम के पीछे लॉजिक, मतलब ऐसे नहीं कि हवाबाजी में कुछ भी नाम दे दिए गए, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फोल्डेड स्क्वायर। फोल्डेड स्क्वायर आपको याद रखना है, पाई शेप के शेप इसका नाम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ पूछ रहे, कोई पूछे, हाँ पाई से के शेप, हाँ हाँ, कोई पूछे इसका नाम, ये बताना ही नहीं कभी, बताना ही नहीं, अपने क्या मतलब। एग्जाम में आएगा तो कुछ तो अलग होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो कोई पूछे इसका नाम क्या होता है, ये भी नहीं बताओ, उसको पता होगा फिर भी होता नहीं, नहीं इसका नाम पाई शेप ही होता है, इसका नाम के शेप ही होता है, पाई शेप होता है, के शेप होता है, शेप भी होता है, बताया था हमारे सर ने, ठीक है ना। हाँ चलने देना इसको, ठीक है ना, चले बाकी कल डिस्कशन करेंगे इसके आगे। क्या बेटा,
सेवेंथ वाला, हाँ नॉन प्लेनर ही तो लिखा, और क्या लिखा? अच्छा ऊपर मैंने प्लेनर लिख दिया, ठीक है। ये वही ये नॉन प्लेनर है ना, PCl5, यहाँ पर मैंने प्लेनर लिख दिया बाय मिस्टेक, ये नॉन प्लेनर है ना। मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 4।